So we have to find electric field intensity due to infinite sheet of charge. इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से हमने गाउसेस लॉ को लेके चलना है आगे। तो अगर आपने वो लेक्चर ऑनलाइन सुना है यूट्यूब के ऊपर तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। सो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमने गाउसेस लॉ को यूज़ करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कोई भी प्रॉब्लम दिया हो, इन रूल्स को हमने फॉलो करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ को किस तरीके से हमने यूज करना है। पहला पॉइंट है कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस कॉल्ड द गाउसियन सरफेस व्हिच पासेस थ्रू दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो भी हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको देख के हमने एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करनी है और जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो गाउसियन सरफेस उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, गाउसियन सरफेस इज चूजन सच दैट द फ्लक्स थ्रू इट कैन बी इजीली एवेल्युएटेड, कि हमने इस तरीके की गाउसियन सरफेस लेनी है कि वहां पे फ्लक्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सके। बस मैं फिलहाल दो ही पॉइंट्स पढ़ूंगा, आगे नहीं चलूंगा। तो आइए अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमें एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दे दी है। शीट क्या होती है हमें पता है, जिसकी लेंथ और विड्थ हो या एक पर्टिकुलर एरिया हो। सो दिस इज अ शीट, ये हमें एक शीट प्रोवाइड कर दी गई है जिस तरह आप अपने इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। सो ये है वो शीट जिसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। दिस इज अ वेरी ह्यूज शीट, ये बहुत ही बड़ी एक शीट है, लेकिन हमने उसका छोटा टुकड़ा काट लिया है और इस छोटे टुकड़े की वजह से हमने इस पी पॉइंट हमने इस छोटे टुकड़े की वजह से ये जो पर्टिकुलर पी पॉइंट है इसकी हमने इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। सो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लेनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करनी है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है। सो मैं अलग से बना देता हूँ पिक्चर डायग्राम ताकि हमें चीज़ें जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। सो दिस इज द शीट जिसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया और चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब यह है कि चार्ज पूरी सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। सो ये वो शीट है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब ये वो पी पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और ये पी पॉइंट इस शीट के काफी करीब कंसीडर किया गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले कि मैंने एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करनी है। मैंने क्या करना है, एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करनी है इस, और वो गाउसियन सरफेस इस पी पॉइंट के अंदर होनी चाहिए, या वो गाउसियन सरफेस या ये पी पॉइंट जो है वो उस गाउसियन सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। तो मैं यहां पे जो गाउसियन सरफेस एज्यूम करूंगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। यहां पे जो मैं गाउसियन सरफेस लूंगा वो किस शक्ल में होगा, सिलेंडर की शक्ल में है।
और ये सिलेंडर इस तरह हमने चूज किया है, ये गाजियन सरफेस इस तरह हमने चूज की है कि ये पर्टिकुलर सिलेंडर इस शीट के आर पार हो गया है, जिस तरह आप यहां पे देख सकते हो। इस डायग्राम में भी इसने ऐसे ही बनाया है। अब ये जो सिलेंडर है ये इस शीट के आर पार हो चुका है। जितना ये शीट के इस तरफ है उतना ही शीट के दूसरी तरफ भी हमने इसको पास आउट कर दिया है। तो यहां पे एक और पॉइंट लाई करेगा जिसको मैं पी प्राइम का नाम दे देता हूं। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? पी प्राइम का। सो दोबारा से मैं बता रहा हूं, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक बड़ी सी शीट दे दी गई है इनफाइनाइट, और उस शीट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक पी पॉइंट है इस शीट के पास, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी और इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इस पी पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने एक गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया कि मैंने इस शीट के पास एक पी पॉइंट लिया और वहां पे एक गाजियन सरफेस एज्यूम कर दी। और वो गाजियन सरफेस किस शक्ल की है? सिलेंडर की शक्ल की है। और वो सिलेंडर इस शीट के आर पार हो चुका है। वो जितना राइट हैंड साइड पे है उतना ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी पाया जा रहा है। तो P पॉइंट के दूसरी तरफ एक और पॉइंट है जिसको मैंने P प्राइम का नाम दे दिया। अब बात ये आती है कि मैंने इस सिलेंडर को इस गाजियन सरफेस के आर पार क्यों किया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के इस तरफ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के दूसरी तरफ भी है। इसी वजह से अब जो मैंने गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है वो भी सिमेट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है। इसी वजह से जो गाजियन सरफेस एज्यूम की जाएगी वो भी सिमेट्रिक गाजियन सरफेस एज्यूम की जाएगी। सिमेट्रिक का मतलब ये है जो पोर्शन इस तरफ होगा शीट के वही पोर्शन दूसरी तरफ भी एज्यूम किया जाएगा। यहां पे हमने क्या किया कि पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया कि हमने एक गाजियन सरफेस एज्यूम कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने गाजियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस गाजियन सरफेस की, इस गाजियन सरफेस को देख के। तो आइए अब उस सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूं, अब आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट हैंड साइड पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे है। और ये जो मेरे पास सिलेंडर है गाजियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गाजियन सरफेस के ऊपर ही फाइंड की जाएगी। अब मैंने इस गाजियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये इसकी कैप है, इस सिलेंडर का ये ढक्कन है, एंड पॉइंट है। इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ होगा। दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैप। इसी तरह जो दूसरी साइड है इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर भी आउटसाइड होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है। इस वजह से जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया दूसरी साइड पे भी पाया जाएगा। अब यहां पे मेरे पास जो गाजियन सरफेस है उसके तीन पोर्शंस हैं। एक हो गया ये वाला एंड, एक हो गया ये वाला एंड, और एक ये कर्व्ड सरफेस आ रही है, ये गोल जो सरफेस है। अब यहां पे भी मैंने फ्लक्स फाइंड करना है, तो मैं लिख लेता हूं फ्लक्स टोटल। गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। फ्लक्स टोटल दैट इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। फ्लक्स 1 कौन सा है? जो कि P पॉइंट के ऊपर एंड कैप ये एग्जिस्ट कर रही है, यहां पे फ्लक्स 1 है, ये मैं लिख देता हूं साथ।
यहां पे क्या होगा, फ्लक्स 2 होगा। और ये जो सारी की सारी गाजियन सरफेस के ऊपर ये जो सिलेंडर क्या होता है, मुझे बताइए, सिलेंडर आपके घर में भी पड़ा हुआ है, वो सिलेंडर क्या है, वो सिलेंडर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन होता तो कर्व्ड है ना। सिलेंडर की एक कर्व्ड सरफेस होती है, एक ऊपर वाला एंड पोर्शन होता है, एक नीचे वाला एंड पोर्शन होता है, ये है सिलेंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो इसके एंड पॉइंट हो गए, और ये जो बाकी सरफेस है ये कौन सी होगी, ये सारी की सारी कर्व्ड सरफेस है। यहां पे जो फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के ऊपर होगा, इसको मैं नाम दे दूंगा फ्लक्स 3 का। अब देखिए जरा, मैं फ्लक्स टोटल फाइंड करूंगा आपके सामने। फ्लक्स टोटल गौर से देखिएगा जरा, फ्लक्स टोटल दैट इज इक्वल टू फ्लक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, ई वेक्टर किधर जा रहा है, उस साइड, नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर भी किधर है, उसी साइड है, दोनों के दरमियान में एंगल कितना हो गया, 0। क्या आ जाएगा फ्लक्स, ई ए। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा जी cos 0 cos 90, ये सारा हम कर चुके हैं। मैं सिंपल जो फ्लक्स की वैल्यू है, मुझे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अब एंगल 0 हो चुका है, इसी वजह से मैंने फ्लक्स 1 की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे आपके सामने, ई ए, क्योंकि अंडरस्टूड है, नजर आ रहा है सामने के जो मेरे पास कॉज है वो 0 है। अब मुझे बताइए पी प्राइम जो सिमेट्रिक पॉइंट है दूसरी तरफ, वहां पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या वहां पे भी यही नहीं होगी, प्लस ई ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर की वैल्यू भी ए है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर भी सेम है, एंगल भी 0 है पी प्राइम पॉइंट के ऊपर, तो इसी वजह से वहां पे भी जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, ई ए। अब आ जाइए थर्ड पोर्शन के ऊपर जो कि है कर्व्ड सरफेस। तो मुझे बताइए, अब गौर से देखना, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका फ्लक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट टाइम मैं बता के आया हूं, इस सारे के सारे जो मेरे पास कर्व्ड सरफेस होती है इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर, तो इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा, दैट शुड बी अपवर्ड। अब मुझे बताएं, इस पैच का नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में कितना एंगल है, 90 डिग्री सामने नजर आ रहा है, और cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब हुआ कि पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एग्जिस्ट करेगी। पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि आप जोन सा भी पैच सिलेक्ट कर लें, मैं कहता हूं नहीं जी मैंने तो ये पैच सिलेक्ट करना है, इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड। अब मुझे बताएं ई और ए में यहां पे क्या एंगल बन चुका है, अगेन 90, और cos 90 0 होता है। आप इधर चले जाएं, नीचे आ जाएं, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, जिधर मर्जी है चले जाएं, कर्व्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 रहेगा, दैट्स इट। कर्व्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, दैट शुड बी 0। तो मुझे बताइए टोटल फ्लक्स हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, एफ टी, मैं टी लिख रहा हूं, बार बार टोटल नहीं लिखने होता, एफ टी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट गाजियन सरफेस क्या हो चुका है, 2 टाइम्स ई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ये फ्लक्स जो मैंने आपके सामने फाइंड आउट किया है, ये फ्लक्स मैंने फाइंड किया है बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, लेकिन एक फ्लक्स हम गाजिस लॉ के थ्रू भी सीख के आए हैं, और वो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इसको भी मैं एफ टी फाई टी लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, यही पढ़ के आए ना हम गाजिस लॉ में कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसी को दूसरी तरीके से लिख लिया था Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2Q क्या था यहाँ पे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस। ये Q क्या था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस। तो आइए अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज किया है।
तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो मैंने गाजियन सरफेस एज्यूम की है, इसने इतना हिस्सा इस शीट का अपने अंदर रखा हुआ है। गौर से देखें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पर्टिकुलर सिलेंडर ने इस पर्टिकुलर शीट का कितना हिस्सा काट के आर पार हुई है, मुझे बताएं। इतना ही हिस्सा काट के आर पार हुई है ना, तो इतना हिस्सा ही इसने अपने अंदर इंक्लोज किया है। अब इस हिस्से के ऊपर कितना चार्ज है, हम ये चीज सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इसको हम नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आप एक नई टर्म सीख रहे हो आज। आपने इससे पहले डेंसिटी पढ़ा है। डेंसिटी क्या होता है? ये मैं सेपरेटली यहां पे लिख रहा हूं। डेंसिटी क्या होता है? रो से आप इसको लिखते हो ना, पढ़ के आए हो सारा कुछ फर्स्ट ईयर में। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम के ऊपर कितना मैस पाया जा रहा है, ये होता है सिंपल डेंसिटी। यहां पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि कितनी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज पाया जा रहा है, या कितने एरिया के ऊपर कितना चार्ज है। इसको हम क्या नाम देंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मुझे बताइए, इस छोटे से टुकड़े ने कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है? क्यू। तो मुझे बताइए, अब मैं इस क्यू को कैसे फाइंड करूंगा? मैं इस सिग्मा को किस से मल्टीप्लाई कर दूंगा? ए से। दैट शुड बी इक्वल टू क्यू। और ये किसका एरिया होगा? ए। मुझे बताइए ए किसका एरिया है? ये जो छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा है, ये एरिया उसका है। जब इस छोटे से टुकड़े को, इसके एरिया को मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टुकड़े के ऊपर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे बताइए, अब इस चार्ज की वैल्यू में क्या यहां पे इंसर्ट नहीं कर सकता? जाहिर सी बात है कर सकता हूं। तो मुझे बताइए, गॉसेस लॉ के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने दो फ्लक्सेस फाइंड कर लिए हैं। एक फ्लक्स मैंने फाइंड किया है थ्रू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और दूसरा फ्लक्स मैंने फाइंड किया है थ्रू गॉसेस लॉ। इसका मतलब है अब इनमें दोनों फ्लक्सेस को इक्वेट कर सकता हूं ना। जब मैं इन दोनों फ्लक्सेस को इक्वेट करूंगा तो देखते हैं फिर क्या बनता है। मैं थोड़ी सी जगह बना लूं ताकि मैं लिख सकूं यहां पे। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो मेरे पास अब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर रहा हूं। तो जब मैं इक्वेट करूंगा क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स ई ए, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट किया है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लक्सेस हैं और दोनों फ्लक्सेस एक ही सिस्टम के लिए फाइंड आउट किए गए हैं। तो मुझे बताइए, अब इसमें क्या कैंसिल होगा? एरिया, एरिया से कैंसिल हो गया। मैंने ई की वैल्यू फाइंड करनी थी। ई मुझे बताइए क्या हो चुका है? ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की पी पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। दैट इज द पर्टिकुलर वैल्यू एट पी पॉइंट ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फॉर्म में इंटेंसिटी है। अगर मैंने इसी का वेक्टर बनाना हो, फिर मुझे बताइए क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको लिखूंगा? ई वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर, इनटू आर यूनिट वेक्टर। अब ये चीज मुझे क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रही है? इस ई की डायरेक्शन बता रही है। आर यूनिट वेक्टर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ई वेक्टर बना दिया है।
सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट की है। और अगर आप बुक में देखें तो उसने भी यही स्टेप्स सारे परफॉर्म किए हैं। मैंने थोड़ा सा इसको मजीद डिटेल में आपको बता दिया है। और आप अगर आप गौर से देखें तो एंड जो रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r यूनिट वेक्टर। सो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर ली है। So this is very important application of Gauss's law। अगर हमें Gauss's law ना आता हुआ होता और तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जा सकती है, लेकिन वो तरीके बहुत मुश्किल हैं, फिर हमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो आपने देखा Gauss's law की मदद से हमने बहुत ही इजीली 6 से 7 स्टेप्स के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया है। So Gauss's law is very helpful to find the electric field intensities। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को फाइंड आउट करने के लिए Gauss's law बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो अभी मैं आपके माइक जो है वो ऑन करूंगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।